अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छी खबर से या हम एक कह सकते हैं ना कि गुड न्यूज़ से करेंगे, क्योंकि मूड भी बड़ा अच्छा है। एक सेलिब्रेशन इसलिए देखी जा रही है क्योंकि स्टॉक मार्केट में आफ्टर 3 डेज आज 4th डे है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव स्टांस देखा गया है। 1700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी गई, ऑल्दो दिस इज द रोल ओवर वीक, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी। तो ये एक वाव सिचुएशन देखी गई है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस पॉजिटिव न्यूज से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिविटी जो मार्केट के अंदर न्यू इन्वेस्टर्स को लाएगी, न्यू ट्रिगर्स को लाएगी। और कल के दिन भी हमने देखा था कि एक अमेरिकन हाई अप डेलीगेशन आया। 2 दिन से हम देख रहे थे, ये न्यूज आ रही थी, मेमोरेंडम साइन हुए, बड़ी ही एक हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्लान्स किए गए। तो पाकिस्तान और हम कह सकते हैं कि बिजनेस रिलेशनशिप, चाहे वो यूएस मार्केट से हो या यूके मार्केट से हो या फिर रीजन के अंदर हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हो, तो ये तमाम मार्केट से रिलेशनशिप पाकिस्तान की इस चीज की अक्कास है कि पाकिस्तान की एक बिजनेस जो एक प्रायोरिटीज हैं वो रंग ले आई हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे, एफबीआर के हवाले से बात करेंगे। आज के दिन हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जो एक बिजनेस कम्युनिटी है, इसको डॉक्यूमेंटेड करने का जो एक स्टैंस है वो लिया जा रहा है, यानी कि जो एक दस्तावेजी शक्ल है देने का फैसला किया गया है एफबीआर की जानिब से। साथ साथ ये भी किया गया है कि जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डाला जाएगा। सैलरीड क्लास को जो है वो थोड़ा सा एक रिलैक्स किया जाएगा, उनको ज्यादा जो है वो एक डिप्रेशन में नहीं डाला जाएगा। तो नए हम कह सकते हैं जो प्रोसीजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे ताकि जो टैक्स कलेक्शन है या टैक्स गैप्स हैं उनको मीट किया जाए। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके हवाले से। साथ साथ मुल्क भर में जो कि ऑफकोर्स अप्रैल से ग्रीन टेक्सोनोमी का जो एक स्टैंस है वो लिया जा रहा है। तो क्या होगी ये ग्रीन टेक्सोनोमी और क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड होंगी, क्या इंपैक्ट्स होंगे, आज इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसका एक इनेकाद किया है। और तमाम जो हम कह सकते हैं कि एनर्जी के हवाले से चीज़ें हैं वो आज के दिन बात करेंगे। इससे पहले वर्ल्ड बैंक जो हमारे लिए एक अच्छे हम कह सकते हैं कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम में $20 बिलियन की जो बातचीत हो रही है और उसके हवाले से चीज़ें रंग ले आए हैं, उसकी भी हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान ताउन की एक तवील तारीख है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में माली इमदाद और तकनीकी मुआवनत शामिल रही है। वतन अजीज 1950 में बाज़ाब्ता तौर पर आलमी बैंक और आलमी मालियाती फंड का रुकन बना और 75 साल से ताउन और शराकतदारी का सफर जारी है। गुज़श्ता हफ्ते आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब की फराहमी का ऐलान किया है, जिसका मकसद वतन अजीज में पायदार तरक्की और माशी इस्तेहकाम को फरोग देने के साथ इस फ्रेमवर्क के तहत तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली और ज़राअत जैसे अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, ताकि मईशत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा सके और अवामी फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। इस फ्रेमवर्क के तहत साफ पानी और ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे जैसे अहम मसाइल भी शामिल हैं, जिसमें बच्चों के नशोनुमा में हाल रुकावटों को दूर करने और खानदानी मनसूबाबंदी को फरोग देने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये फ्रेमवर्क तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली और ज़राअत के फरोग में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये शराकतदारी पाकिस्तान के निज़ाम पर आलमी बैंक के एतमाद की अक्कासी करती है। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेजर ने इस मौके पर कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अहदाफ हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत दरकार होगी। उन्होंने कहा कि ये फ्रेमवर्क पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के साथ हम आहंग है। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए इक्तसादी उमूर अहद खान चीमा ने आलमी बैंक के ताउन को सराहते हुए कहा कि ये शराकतदारी पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। ये जामे मनसूबा पाकिस्तान में माशी, समाजी और माहौलियाती तरक्की के लिए एक संगमील साबित होगा, जो न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत करेगा बल्कि आवाम के मयार जिंदगी में भी नुमाया बेहतरी लाएगा। रिपोर्ट आपने देखी और वर्ल्ड बैंक के ताउन से या ये शराकतदारी से जो एक काम किया जा रहा है FY26 से लेकर FY35 तक, इसके अंदर यकीनन काफ़ी चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। सो वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फहद बरलास साहब, अब वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे फहद साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो एक शराकतदारी है, खासकर पाकिस्तान में क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से जो चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, वो ऑलरेडी सबके सामने हैं। खासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ का इंदिया भी दिया है कि ये एक कहते हैं ना काफ़ी अमाउंट दरकार है इसके लिए। एक यूजुअली जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है और उसको लेते हुए हम इन जो चैलेंजेस हैं इनसे मीट अप नहीं कर सकते।
तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया नताशा। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि देर आए बट दुरुस्त आए। बहुत से हमारे जो है आप कह सकते हैं कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये ग्रीन टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें से मैं नेपाल, भूटान और श्रीलंका का नाम लूँगा। और उन मुल्क ममालिक को थोड़ा सा ये भी एडवांटेज है कि उनका जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो पॉजिटिव साइड पर आते हैं, तो वो मज़ीद बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल भी कर पाते हैं। नेपाल तो इस हद तक है कि बहुत से ममालिक को अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल भी करता है, और वो आई थिंक कोई 300-400 मिलियन डॉलर की रकम है, जो कि एक छोटे से मुल्क के लिए बहुत अच्छी एक रकम है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है जी, और राइट टाइम टू स्टार्ट इट। एक तो जैसे हमारे बैंक के जो रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो लैंडिंग बढ़ेगी और इंडस्ट्री में पैसा चलेगा, मार्केट भी बेहतर आएगा, ऑटोमेटिकली ये अवेयरनेस भी बढ़ेगी। और ये मेरे ख्याल से इसको फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले हमें इसको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगी, क्योंकि अक्सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और अपने इवन जो सॉलिड वेस्ट है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस भी कर पा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से जो चैलेंज आएगा वो हमारा जो मीडियम और जो स्मॉल आप कह लें कॉटेज इंडस्ट्री है उसके लिए होगा। उसको किस तरीके से, जो कि हमारा मेजॉरिटी है बेसिकली, आप कह लें कि 70-80% जो है वो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री या मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है। उनके ऊपर आप समझ उनके लिए तो फिलहाल मेरे ख्याल से कोई इतना उसको मैं इंडिफरेंट ही कहूँगा, बट आने वाले वक्तों के लिए उनके लिए एक चैलेंज होगा अगर तो उसको वो नहीं अपनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जिन के पास अगर सस्टेनेबल तरीके से वो इंडस्ट्री नहीं चला रहे होंगे, तो उनके लिए जो डेवलप कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स है ना वो चैलेंजिंग होती जाएगी, जो कि ऑलरेडी भी चैलेंज होती जा रही है। आप इसमें वेस्टर्न यूरोप देख लें, नॉर्थ अमेरिका के ने, अमेरिका किसी हद तक अभी इतना ज़्यादा नहीं इसके लिए इतना प्रचार नहीं करता, बट वेस्टर्न यूरोप जो है स्पेशली जर्मनी और फ्रांस इसके लिए बहुत ज़्यादा बात करता है। हमारी मेजॉरिटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चला भी रही है। हमारी जितनी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल के, जितने अच्छे नाम हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर भी लिया है। उनकी मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि जो पावर जनरेशन है वो टोटली थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो रही है। अपने आप कह सकते हैं कि जितनी उनकी लेबर की कंडीशंस हैं उनको बहुत उन्होंने इम्प्रूव किया है, और चाइल्ड लेबर कहीं भी अब आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोसेसिंग करें। एक अच्छी खबर ये भी थी कि सियालकोट में जो हमारी लेदर इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आप कह लें पूरा प्रोसेसिंग जोन बनाया गया है, जो कि टोटली आप कह लें कि ग्रीन एनर्जी बेस्ड जो है एक बड़ा मॉडल आप कह लें इंडस्ट्रियल हब बना है। तो आई एम प्रीटी होपफुल जी इंशाल्लाह, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम दरकार होता है। तो अवेयरनेस कैंपेन आपने कहा कि अवेयरनेस होनी चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये सोलराइजेशन या हम कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, तो हमारे लिए जो एनर्जी के इश्यूज हैं, क्योंकि आईपीपीस की पेमेंट और ये डिफरेंट हमारे पास ऑलरेडी इंटैक्ट हैं, तो अगर हम ये तमाम अपना एनर्जी शिफ्ट ओवर कर लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, तो बाकी के जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट के इश्यूज होंगे वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे? देखिए वो इशू तो अपनी जगह है, वो तो इसको हम नलिफाई नहीं कर सकते, बट मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हम डेफिनेटली इस पे हम कर सकते हैं। हम इसको अगर ऐसे देखें कि हमारा कम से कम जो इम्पोर्ट जो है उसकी तो एक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्रिएट हो रही है ना। अगर हमने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना है या कोल को अगर इंपोर्ट करना है, तो उसकी तो किसी लिहाज से हमारे पास एक आने वाले वक्तों के लिए, अगले 10 सालों के लिए बहुत अच्छे तरीके से कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है। तो कुछ अरसे के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा, बट मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह 2.5 से 3 सालों में ये बहुत अच्छा इसका इफेक्ट जो है ना वो इंशाल्लाह आएगा। राइट, चलें जी एफबीआर के हवाले से बात करते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से एफबीआर का एक इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी बताइए, और खासकर जो सैलरीड क्लास है इसके ऊपर बर्डन नहीं डालना है, इनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। खुशाइन बात है जी। हम लोग क्योंकि रावलपिंडी चैम्बर में हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं कि रावलपिंडी क्योंकि वैसे ही मिडिल क्लास सिटी है जी, सैलरीड क्लास बहुत ज़्यादा है, और हम प्राउड फील करते हैं कि आई थिंक पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मिडिल क्लास इस शहर में रहती है। हम लोगों का कल भी जो है वो टैक्स ऑफिस में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी जी RTO साहिबा के साथ, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि ये वो शहर है जिसमें 5 लाख नए टैक्स पेयर्स जो है वो उसमें आप कह लें कि फाइल हुए हैं पूरे रीजन में, पिंडी डिवीजन के अंदर जनरली। सैलरीड क्लास वो है जो बेचारे किसी लिहाज की टैक्स एवेशन से आप कह लें कि वो नहीं कर सकते, ना ही कोई स्केप है, तो उनको तो एट सोर्स ही इन बेचारों का टैक्स जो है कट जाता है। और इनडायरेक्ट दोनों जी, बेचारे वो उससे बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हैं। बहुत खुशाइन बात है जी, इसको जितना इस चीज़ को आप आसान बनाएंगे उतने टैक्स आएंगे।
प्लस मेरे ख्याल से एफबीआर को भी कैंपेन एक अच्छी लॉन्च करनी चाहिए कि जिसमें आप कहें कि एक एज ए एडवर्सरी नहीं देखना चाहिए हमें टैक्स कलेक्शन को ना। Right. इसको टैक्स कलेक्शन के जितने इदारे हैं वो बिजनेसमैन और एक सैलरी क्लास भी ये पार्टनर्स हैं, वी आर पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमी के अंदर जी। तो जितनी हमारी आप कहें अपर मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो थी, क्योंकि जितने अच्छे टैक्स ब्रैकेट्स में जितने लोग हैं, बहुत से लोगों को मैं उनको भी जानता हूँ जिन बेचारों को अच्छे आप कह लें कि अच्छे अप्रेजल्स भी लगे थे, बट वो परेशान ये थे कि हमारा ब्रैकेट चूंकि बढ़ गया है तो हमें अब तो टैक्स कटौती और बढ़ेगी। तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ जी इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि जो टैक्सेस के हवाले से, स्लैब्स के हवाले से बात हो रही है या फिर सुपर टैक्स वाले? सुपर टैक्स एक्चुअली सैलरी क्लास पे तो नहीं अप्लाई होता ज़्यादातर, आप कह लें कि हमारे वो तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज हाँ इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है, तो वो उस पर भी बात होनी चाहिए। बट सैलरी क्लास के लिए आई थिंक मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला जो बजट होगा बहुत बेहतर होगा पिछले बजट से। ग्रीन टेक्सोनॉमी के हवाले से पूछना है, व्हाट इज ग्रीन टेक्सोनॉमी, ये हमारे व्यूअर्स को भी बताइए, और खासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब इसको एक इंसर्ट करने की बात की है कि ये फ्रेमवर्क आ जाएगा क्या फायदा होगा इससे? बेसिकली जी ये एक इंटरनेशनल फंड ग्रीन फंड मौजूद है जो कि ज़्यादातर आप कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज इसको फंड करते हैं। इसमें जो ममालिक बहुत अच्छा सस्टेनेबिलिटी पे परफॉर्म करते हैं उनकी रसाई इस ग्रीन फंड पे ज़्यादा हो जाती है। सिंपल बात तो ये है। अब हम जिस हद तक आप कह लें कि हमारा एनर्जी ट्रांजिशन होगा इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे, हमारी ग्रीन फंड पे एक्सेस बेहतर हो जाएगी जी। तो बात तो ये है कि हमें किसी भी लिहाज से आप कह लें कि एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज दरकार है। जितना डॉलर मुल्क में आएगा किसी भी तरीके से आएगा, फंडिंग होगी तो वो बेहतर होगा। तो बेसिक क्रक्स तो इसका ये है जी कि जितना हम अच्छे तरीके से अपना ट्रांजिशन ले आएंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ से, हमारे पास ग्रीन फंडिंग की एक्सेस बेहतर हो जाएगी जी। और मेरा अपना ख्याल है कि हम लोग जो है आसानी से तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर जो है वो एक साल में फ़ंड जनरेट कर सकते हैं, अगर तो हमारी बहुत अच्छी ये शिफ्टिंग हो जाती है। तकरीबन 4 से 5 साल दरकार होंगे, बट इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ जी इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि ये जो डिसिप्लिन मैनेज किया जा रहा है या जिस तरीके से ये पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, तो इसमें जस्ट 4 और 5 इयर्स का एक रिकॉर्ड है, अदरवाइज हम देख सकते हैं कि इसके बाद जो है वो चीजें बेटरमेंट की तरफ आ जाएंगी। चलें जी 100 इंडेक्स देखते चलते हैं आज की मार्केट के अपडेट्स क्या रहे। ऑफ कोर्स आज मार्केट में एक बुलिश रन देखा गया है, तो आज बुलिश परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,11,487.36 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 1,13,400.56 के लेवल पर, लोअर वाज 1,11,805.66 एंड फाइनली क्लोजर 1,13,206.4 यानी कि 1,719.04 का इजाफा देखा गया। ये दिन आज मार्केट के अंदर कम से कम हम कह सकते हैं 3 या 4 दिनों बाद देखे गए हैं, और साथ साथ ये जो एक हेफ्टी परफॉर्मेंस है ये 2 हफ्ते बाद देखी गई है, जो मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और नेक्स्ट वीक से जो एक्सपेक्टेशन है एक ट्रिगर रन होगा, न्यू ट्रिगर्स आएंगे, मार्केट में बुल रन आएगा, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं फहद साहब से पूछना चाहूंगी, स्टॉक मार्केट की पोजीशन स्ट्रांग है और ऑफ कोर्स जब इकोनॉमी चलती है तो मार्केट इसको इन्फ्लुएंस करती है, तो कैसा लग रहा है मार्केट का स्टैंस? मेरे ख्याल से जी हम यही बात करते आ रहे हैं कि पिछले माशाल्लाह 3-4 महीनों से इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी हैं। सबसे पहली चीज़ जो इफेक्ट करती है वो हमारी कैपिटल मार्केट्स को करती है, क्योंकि ये वो मार्केट होती है जो फर्स्ट हैंड आप कह रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आती है, जो कि हमारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और इसमें हमारी इस दफ़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आई है, जो कि मेन स्ट्रीम ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ हमारे अपनी डायस्पोरा मार्केट की नहीं है, काफ़ी आप कह लें कि आप कह लें मेन स्ट्रीम मार्केट्स की भी हमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है। बहुत अच्छे तरीके से मेच्योरिटी की तरफ भी जा रहा है, एक बहुत अच्छा बुलिश रन हमारे 2-3-4 महीनों से रहा है। लोग इस इंतज़ार में थे कि शायद कि 1 लाख का इंडेक्स जब टच करेगा तो एकदम से नीचे रिवर्स बैक होगा, बट जिस तरीके से मेच्योरिटी की तरह ये चल रहा है, इवन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव इंशाल्लाह। और आई थिंक कि जैसे जैसे हम अपने सेकंड आप कह लें कि इसमें शशमाही की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह, तो ये और जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसके आप कह लें जो पॉजिटिव जो है वो फ्रूट्स वो हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा कि फर्स्ट 6 मंथ्स हमने बहुत अच्छे गुजारे और नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है उनके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, जो अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड जॉनरा देखें तो चेंजेस आ रहे हैं, और चाहे वो जियोपॉलिटिक्स में हो या बिजनेसेस में हो, तो क्या लगता है क्या ऑयल प्राइसेस, क्या कोई हम कह सकते हैं कि चीजें इंपैक्ट करेंगी मार्केट को इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे? जनरली देखा जाए तो दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस अभी तक तो स्टेबल चल रही हैं, थोड़ा बहुत जो है आप कह लें कि
तनज़्ज़ुली का शिकार है। इतनी ज़्यादा दुनिया भर में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, बट जनरली उम्मीद ये जाहिर की जा रही है बाय द सेकेंड आप कह लें हाफ ऑफ दिस ईयर थोड़ा सा दुनिया भर में आप कह लें कि हरकत एक आएगी इकोनॉमी के लिहाज से। हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हम पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू हो गए इंशाल्लाह, कि जिसमें अगर दुनिया में मतलब थोड़ा सा रिसेशन से जैसे जैसे बाहर आएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो हम लोगों की इंडस्ट्री जो है उसका पहिया चलना शुरू हो चुका होगा। हमें जितनी डिमांड क्रिएट होगी, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लें, आप बाकी एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री में देख लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। हमारी कैपेसिटी जैसे जैसे बिल्डअप होगी, हम लोग बाकी दुनिया की डिमांड को जो है पूरे करने के काबिल हो पाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ कि इंशाल्लाह 6-7वें महीने में जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड बेहतर होगी जी, कमोडिटीज़ के लिहाज से। अच्छा, डिमांड बेहतर होगी तो उसके तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी, प्राइसेस तो बढ़ेंगी। ऑफ कोर्स अभी भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट तो लग ही रहा है, इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है, बट वो इतना कंसिस्टेंटली है जी, वो मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव का शिकार है। तो अनलेस एंड अनटिल कि अगर हम 3 महीनों को कंसिस्टेंटली ना बढ़ता देखें, हम ये नहीं जाहिर कर सकते कि ये जो है ना एक बढ़ोतरी की तरफ जो है ना वो बढ़ा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन, बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी जो थोड़ी सी शेप अप हो रही हैं चीजें ना, और ऐसा लग रहा है कि बिजनेसेस और फर्दर आगे बढ़ेंगे, खासकर पाकिस्तान की इमर्जिंग मार्केट में। और एक इमर्जिंग मार्केट पूरी दुनिया जानती है ये कि ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे एज अ चैम्बर रिप्रेजेंटेटिव? मैं ये समझता हूँ जी कि बड़ा अच्छा टाइम है बिजनेसेस के लिए। एक तो उम्मीद जब अच्छी चल रही है तो हर बंदा प्रिपेयर्ड है कि इंशाल्लाह अपनी इंडस्ट्रीज़ में वो और पैसे लगाएं बेसिकली। एक तो अच्छी बात यह है कि जैसे कॉस्ट ऑफ लैंडिंग हमारी कम होती जा रही है, इसके साथ साथ 2-3 महीने हमारी बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू हो रही थी कि यूटिलिटीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी ऐसा ऐसा लग रही है कि इंशाल्लाह नीचे आती जा रही है। और गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस जाहिर किया है, एक वादा किया है कि इंशाल्लाह बाय द मिड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह जो है वो यूटिलिटी प्राइसेस जो हैं काबिल ज़िक्र तरीके से नीचे आ जाएंगी। अगर हमारी यूटिलिटी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, आई कैन अश्योर यू कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आसानी से आप कह लें कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है ना वो अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी भी आप देख लें तो 7 से 8% हर कमोडिटी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। और अगर इसी तरीके से अगर मज़ीद बेहतर होती हैं हमारी यूटिलिटी प्राइसेस, तो हम आराम से, मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह 40 से 42 बिलियन डॉलर जो है वो इस फिस्कल ईयर में जो है हम इसको टारगेट को पूरा करने के काबिल हो जाएंगे। एक मैं चीज़ मैं और जाहिर करूंगा कि हमने हमेशा जो है ट्रेडिशनली आप कह लें कि जो डेवलप मार्केट है उसको देखा है अपनी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, जैसे वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। हम लोग खुद तो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, बट हमें बाकी भी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देखने को बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो हमें नज़र आएगी वो इमर्जिंग मार्केट स्पेशली सब सहारन अफ्रीका में नज़र आएगी, सेंट्रल एशिया में नज़र आएगी। अफ्रीका में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। आप अभी तक के जितने टॉप 10 इकोनॉमीज़ को देखें जिनके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है, डबल डिजिट ग्रोथ नज़र आ रही है, वो सब के सब जो है अदर देन इंडिया वो सब सहारन अफ्रीका के अंदर फॉल करते हैं, जिसके अंदर कीनिया, रवांडा, इथोपिया, तंजानिया, ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से आगे बढ़े हैं। इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली, बट हम जो है ना हमें इन कंट्रीज़ में भी फोकस करने की ज़रूरत है जी। वेल, थैंक यू सो मच। फहद बल्ला साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आप काफ़ी डिटेल एनालिसिस, हमने आज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, वापस आते हैं, फिर सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप
और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। वेलकम बैक। सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद। अगेन हम बात करेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स और न्यू हेडलाइंस के हवाले से। चाइनीज कंपनी $340 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग प्लांट्स लगाने जा रही है। यानी कि वो चाइनीज कंपनी जो कि 3000 ईवी स्टेशंस लगाएगी, और ये चार्जिंग स्टेशंस जो लगेंगे तो उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर जो एक ईवी कार्स के हवाले से एक फरोग मिलेगा, या हम कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन आएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारी एक फ्यूल कंजम्पशन बहुत होती है, इंपोर्ट बिल पे बहुत वेट होता है। तो अगर चार्जिंग स्टेशंस प्लांट होंगे तो यहाँ पर ये एक एज मिलेगी हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर को, कि ऑटोमेटिकली यहाँ भी एक कंपेटिटिवनेस आएगी, यहाँ भी एक कंपटीशन बिल्डअप होगा। जो एक कुछ प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करते हैं, तो वहाँ पे भी एक वैरायटी ऑफ प्लेयर्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी आम आवाम है उनके लिए कुछ चीप जो एक हम कह सकते हैं कि प्राइस के अंदर मैसर होंगी ऑटोमोबाइल्स। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी, ये बड़ी खबर है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे एफबीआर के हवाले से। ऑफ कोर्स जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तनख्वाहदार तबके के लिए जो कहा है कि उनको रिलीफ देना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे कैसे रिलीफ मिलेगा उन्हें और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसेंटिफाई हो सकती हैं। और हम बात करेंगे कॉटन के हवाले से, टेक्सटाइल में जो एक हम कह सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर वैल्यू एडिशन के हवाले से बात होगी। फर्स्ट 6 मंथ्स में एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए तैयारी है, आज के दिन हम बात करेंगे। और साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर हम कह सकते हैं वन ऑफ दी बैकबोन है जो एक्सपोर्ट सेक्टर की है, और एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर जब एक अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए काफ़ी जो एक हम कह सकते हैं एवेन्यूज स्टार्ट होते हैं। सो वी हैव हियर अ गुड गेस्ट इन दी स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहते हैं। तौसीफ जमान हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब क्या हाल चाल? वेरी वार्म वेलकम। क्या कहेंगे सर, ईवी कार्स, ईवी एक जब हम कह सकते हैं प्लांट्स जो है वो चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे इनॉग्रेट होंगे या यहाँ पे प्लांट होंगे, तो क्या इम्पैक्ट होगा और हमारे लिए कितना कंपटीशन बिल्डअप होगा? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अभी इससे प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम इससे बात कर रहे थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरा सेक्टर हमारे इसके ऊपर रुका हुआ था। अगर आप आज ईवी गाड़ी लेते हैं, इस्लामाबाद से आपने लाहौर जाना है, सबसे बड़ा आपके बैक ऑफ योर माइंड ये ख्याल होता है कि शायद रास्ते में जो है ईवी बंद ना हो जाए, मेरी बाइक गाड़ी बंद ना हो जाए, मेरी बाइक बंद ना हो जाए। उसके लिए दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ईवी स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस पूरे पाकिस्तान में आए। तो ये 10,000 के करीब स्टेशंस लगने,
ये शुरू कर रहे हैं मोटरवे से, बड़े शहरों से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, उसके बाद कराची के आप घर से निकले तो बेखौफ होकर निकले कि आपको जो ईवी स्टेशन है वो दस्तयाब होगा। एक तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन लाएगा, दूसरा हमारी जो इंपोर्ट बिल है, खासकर वी आर फ्यूल कंजम्पशन, सो मच कंजम्पशन हमारी एक हम कह सकते हैं ना यूजेज बहुत ज्यादा है, तो हमारे इंपोर्ट बिल पे अगर हमारा लेट से इंपोर्ट बिल टोटल $60 बिलियन का होता है लेट से, तो तकरीबन हमारा जो एक ऑयल का सेक्टर है वो ही आधे से ज्यादा एक बैगेज ले जाता है। 60 बिलियन का जो 60% है वो मोटरसाइकिल्स हैं। अच्छा, ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि पाकिस्तान में कन्वर्जन यूनिट्स भी लगे बाइक्स के, और जो नई बाइक्स आए उसके प्रोबेबली लॉ आ जाना चाहिए अब कि पाकिस्तान में सिर्फ ईवी बाइक्स ही बनेंगी, जिसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट बिल पे आपको डायरेक्ट इंपैक्ट नजर आएगा। तो लेकिन सर जिन्होंने ले लिए फिर उनके ऊपर तो वो कन्वर्जन किट्स लगवाए ना, उसमें इंसेंटिव दे दिया हुकूमत, $60 अरब जो वहाँ दे रहे हैं, $1 अरब का इंसेंटिव दे दें कि यहाँ पर लोकल कन्वर्जन किट्स लगवाएं। इसमें गो टू दी एक टाइमलाइन दे दें कि इस दौरान आपको फ्री किट्स लग रही हैं, आपको राइट अवे जो कन्वीनियंस आ जाएगी, आपको जो आपका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा आपके इंपोर्ट बिल पे। साथ ही साथ हमने देखना ये जो ये ईवी बाइक्स, तो नहीं, बट जो ईवी बाइक्स है, ईवी बाइक्स जो है ये आपके घर पे भी चार्ज हो जाती है और बड़ी जल्दी चार्ज हो जाती हैं। तो प्रोबेबली हमारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, घरों में हमने क्या करना है, बाहर एक स्विफ्ट कनेक्टिंग पॉइंट लगाना है उसके, ठीक है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। यार ये तो टैक्स नहीं दे रहा, मैं टैक्स दे रहा हूं, तो आई बिकम अनकम्पेटिटिव। जब ये पता होगा दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, तो वहां पे एवरीबॉडी वुड एग्री कि अच्छा यही है, सो एवरीबॉडी वुड एक्सेप्ट इट एंड इट वुड बी कंफर्टेबल जर्नी ऑन। चलें जी, गुफ्तगू जारी है। कमोडिटीज देखते चलते हैं आज के मार्केट के क्या अपडेट्स हैं इन द लोकल मार्केट एंड इंटरनेशनल। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,87,459 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,46,712 रुपीज। ये लोकल मार्केट के नंबर्स हैं जो आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर हाउस $2,751.45, ऑयल WTI पर बैरल $72.38, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.44। ऑयल प्राइसेस में कमी हम देख रहे हैं, कंसेक्यूटिव कमी देखी जा रही है, बट हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्कान दिखता है कि आने वाले दिनों में प्राइस अप हो सकते हैं। तौसीफ जमान साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी सर, फेड ने रेट कट आज नहीं किए, अनचेंज रहा, आपको भी पता होगा ये, और ये एक इम्पैक्ट पूरा इंटरनेशनली तमाम इकोनॉमीज पे आता है, तो इसके बारे में बताइए। और दूसरा जो ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं, एक फियर था कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया, लेकिन सऊदी अरब ने अगेन एक राइज जो है वो उसका एक इंस्टिंक्ट रेज किया है, तो अब क्या होगा? इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि एवरीबडी वाज लुकिंग ऑन 20 जनवरी स्पीच, उसमें डिसाइड ये किया गया कि जो ईवीज जो है ठीक है चलती रहे, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री को कट डाउन नहीं करेंगे, उसके लिए जो फ्यूल है वो हमें खुद पंप करना पड़ा, तो यूएस कहता है हम खुद पंप करेंगे। अभी भी जो एनालिटिकल व्यूज हैं उनमें कुछ ये बात सामने आ रही है कि जो हमारे फोर्टनाइटली विजिट होता है उसके ऊपर, उसमें जो है वो थोड़ा सा एक इम्कानात है कि रेट इस बार राइज हो सकते हैं पेट्रोल। एग्जैक्टली, तो उससे क्या होगा कि जो इनका ख्याल ये था कि जो डिजिटल करेंसी है वो बीच में आ गई, पेट्रो डॉलर से जो मामले जो है थोड़ा उसके डिलिनेट हुए, तो हम ये देख रहे थे कि जो डॉलर पे इम्पैक्ट कम आएगा, उसका डॉलर पे जो उससे नीचे आएगा डॉलर, डिजिटल करेंसी जो सारी हुकूमतें अपनी अपनी ईजाद कर रही हैं उसकी तरफ इम्पैक्ट जाएगा, जो हमारा बेसिकली अगर आप देखें तो। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद डॉलर तो एक थोड़ा स्ट्रेंथन होते हुए हमने सुना कि इंटरनेशनली इसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। जो इस वक्त जो इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए विद दिस यूएस मूवमेंट, पाकिस्तानियों को बिजनेस वीज़ाज में सहूलत मिलने जा रही है अमेरिका में। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पैगाम दिया है दुनिया भर की बिजनेस कम्युनिटी को कि अगर आपने कारोबार करना है तो आप अमेरिका तशरीफ लेके आए, और ये वो चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में सुनी गई। ये बात आपने देखा सऊदी अरब ने $600 अरब कमिट किए, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इससे पहले हम चीन का सोचते थे कि जो वो अपने वन बेल्ट वन रोड में जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं, तो ये जो अनाउंसमेंट जब अमेरिका की जो सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है यूएस में, जबकि जो दूसरी तरफ वो तो ईरान से ही बात कर रहे थे सऊदीज, हम इस रीजन में एक स्टेबिलिटी होती नज़र आ रही है। तो अभी जो आने वाले वक्त में मैं पर्सनली चीज़ को देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल इकोनॉमीज प्रिवेल करेंगी, लेकिन जो वो था कि हमने वॉर इकोनॉमीज जो हैं उनसे हम बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पे हम देखें कि मिडिल ईस्ट में आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी,
आपको फ़लस्तीन की रिकंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी, और जो ये जैसे ही वॉर खत्म होगी, सो एवरीबॉडी विल गेट बैक टू बिजनेस, एंड दैट इज वेयर द एवरीबॉडी इज पॉजिटिव इन 2025 कि इकोनॉमीज दुनिया भर की बूम करेंगी। राइट, चलिए ये तो एक अच्छा साइन होगा, क्योंकि जितना हमने एक फेयर में गुजारा है टाइम, वो अब थोड़ा सा एक कहते हैं ना रिलैक्सेशन की तरफ आएगा। साथ साथ हम कॉटन के हवाले से बात करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की एक बैकबोन कह लें आप, 80% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो हमारा इन्हिसार है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे होता है। क्या लगता है, टेक्सटाइल में 6 मंथ्स के नंबर्स फिनोमिनल आए हैं, आगे आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे पास जो एक हम कह सकते हैं GSP प्लस स्टेटस है वो है, मगर इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, तो उसकी प्रोडक्ट्स के हवाले से हमें काम करना है। हमारे पास क्या चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं? जो बेसिकली जो GSP प्लस में अभी भी हमारे पास विंडो मौजूद थी जिसके अंदर काम हो सकता है। जब हमने US को देखा, US आर अमेजिंग ह्यूज मार्केट्स जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, जाना चाहिए। सऊदी अरब इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट फॉर आवर टेक्सटाइल्स, जो वहाँ पे जितना टूरिस्ट आ रहा है, नॉट ओनली कि वो एहराम लेते हैं, लेकिन वहाँ से सोवेनियर्स लेते हैं, टेक्सटाइल लेते हैं। तो अभी तक ये वाली सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये चीन से जा रही हैं वहाँ पे। तो तस्बीह टोपी, आपका एहराम, सारी चीजें सऊदी चाइना से जा रही है। तो हमारे पास जो एक रिलीजियस एज है वो भी मौजूद है, वो से जो नाम से फोकस करना चाहिए इसमें। वी आर विलिंग टू रोल आउट अ प्रोग्राम टुगेदर विद द गवर्नमेंट कि अपने टेक्सटाइल सेक्टर, जिसे मैंने अर्ज किया ना कि आपने फ्यूल का बजट बता रहे हैं, थोड़े से पैसे इधर लगा दें। तो इसी तरह अगर सऊदीया में बैक टू बैक अपनी एग्जीबिशंस करती है प्रोडक्ट लाइन की, तो वी हैव अ वे टू गो। कोई वजह नहीं है कि हम वहाँ पे, जबकि सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ने खुद कहा है कि दिस इज आवर लॉन्ग पेंडिंग इमेंस डिजायर टू वर्क विद पाकिस्तान टू इन्वेस्ट इन बायलैटरल सेक्टर्स एंड विद द ट्रेड ऑल्सो। तो नॉट ओनली हलाल मीट, हज के जो एक्टिविटीज हैं वो, टूरिज्म, आपने नियोम का नाम सुना होगा, उस जैसे 14 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और जिस वक्त आप जितनी देर में आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, पता चलता है सऊदीया में मजीद प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट में हमारा जो नेवटेक को हमने कवर कर दें, अपने जो टेक्सटाइल की वहाँ पे बैक टू बैक एग्जीबिशन करनी है, कि जो इसी तरह ईवी खुद सऊदी बनाने जा रहा है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तानी ईवी सेक्टर्स है, इसके कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अप टू 60% ऑफ सऊदी कार वुड बी मेड इन पाकिस्तान। ओह वाओ, ये तो एक फिनोमिनल न्यूज़ है। इट मींस कि हमारे पास जो हम कहते थे ना कि हमारे पास क्यों ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होती, हमारे इंजीनियर्स क्यों इतना टेक्निकली ग्लिचेस का शिकार हो जाते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते, या हमारे पास जब JF थंडर बन सकता है तो कार्स क्यों नहीं बन सकती, फाइनली बनने जा रही हैं। डेफिनेटली, और बल्कि इसमें कोई PSE वालों से भी हमारी कोशिश हो रही है कि कुछ EVs जो मिलके उनके साथ भी बनाएं। अच्छा, EVs के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। अब फिर हम घूम फिर के वहीं उस टॉपिक पे आ गए। EV के हवाले से जो हमारे पास रेवोल्यूशन आने जा रहा है, और ये जो वर्ल्ड बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम है, अब 2035 तक का एक पॉइंट रखा गया है 2026 से। आपको क्या लगता है कब तक हम EV के अंदर सफिशिएंटली एक सक्सेसफुली बना सकेंगे इसको? एक साइकोलॉजिकल बैरियर हमने क्रॉस कर लिया है कि इट वर्क्स। मेरी पहली EV बाइक थी 15 साल पहले, ठीक है, और उस वक्त जो ना नोबडी बिलीव कि इट वुड वर्क, ठीक है। उसके बाद से आज आप निकलते हैं, आप देखते हैं बच्चे बच्चियां शहर में जो है EV बाइक से मजे से बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो आ चुकी है। अब इसे हमने सिर्फ कनेक्टिविटी करनी है और कन्वर्जन किट्स ला के उस तरफ एक तरफ लेके जाना है, और इसको प्राइस को हमने नेचुरलाइज करना है, इसे टैक्सेस इसमें मजीद कम करें ताकि जो लोगों की अडॉप्टेबिलिटी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है इसका, या ऑफ कोर्स मौजूद है? ऑफ कोर्स, देखिए सबसे ज्यादा इशू या रोला हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स का ही आता है। नहीं, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, जो मेजर ग्रुप्स हैं इस वक्त, वो लेड में और जिससे बैटरीज बनती हैं, वो सारे मटेरियल्स की बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रीमलाइन हो रही है और फ्रंट एंड इंटीग्रेशन हो रही हैं, कि जहाँ पे हम देखेंगे कि पूरी वैल्यू चेन जो है वो अपनी जगह आगे ग्रो करेगी। राइट, चलें जी, हमारे पास ऑलरेडी माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर इतना सारा माइंस और मिनरल्स मौजूद है, तो हमें तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी वरी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा और एक्सपोर्ट होने से बचेगा, वही और को यहाँ पे हम 10 टाइम्स बेनिफिट ले सकेंगे, वैल्यू एडेड होके। बिल्कुल, चलें जी, बात करेंगे फॉरेक्स रेट्स, देखते चलते हैं आज की मार्केट में करेंसी अपडेट्स क्या मौजूद है।
सबसे पहले यूरो बाइंग रही 289.66 के लेवल पर, सेलिंग वाज 290.19. यूके पाउंड बाइंग रही 345.99, सेलिंग वाज 346.61. यूएस डॉलर बाइंग रही 278.7, सेलिंग वाज 279.2 एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 38.48, सेलिंग वाज 38.5. नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स. Saudi Riyal buying rahi 74.07, selling was 74.2. UAE Dirham buying at 76.15, selling was 76.29. Omani Riyal buying rahi 722.9, selling was 724.16. And lastly Kuwaiti Dinar buying rahi 901.22, selling was 902.84. ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में. तौसीफ जमान साहब, आपने देखा डॉलर के हवाले से एक स्टेबिलिटी देखी जा रही है इन द मार्केट, तो क्या कहेंगे कि हमारे लिए जो बिजनेसेस के लिए अभी एक क्वेश्चन बनता है और वैल्यू के हवाले से डॉलर की थोड़ा सा देखकर क्या करना चाहिए? बैक टू बैक इंटीग्रेशन बिजनेस कम्युनिटी की और हुकूमत की से साथ करें और नई मार्केट्स की तरफ जाए. इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा डॉलर है पिछले साल से हम देख रहे हैं कि स्टेबल है. प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप सौदों को. इससे हम देख सकते हैं कि जो जिस चीज़ से आप, तो हमें ऐसा वो इशू नहीं आ रहा है. बिजली का कोई इशू नहीं है, स्टेबल सप्लाई मौजूद है बिजली की. जो इसमें देखने वाली चीज़ है वो ये कि नई मार्केट से जाए. बांग्लादेश एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट ओपन हो रही है पाकिस्तान की टेक्सटाइल के लिए. जो कि उनकी ख्वाहिश है, उनकी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी ख़वातीन के कपड़े, शलवार कमीज़, 3 पीस सूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, बैक टू बैक उनके डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं. हमारे जो सिंगर्स हैं वो जाके बांग्लादेश में परफॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाई टाइम कि हम भी, जो पाकिस्तानी एयरलाइन है उसने भी अपनी फ़्लाइट ढाका के लिए अनाउंस की है, डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची टू ढाका. ये वो चीज़ है कि जिसमें हम देखेंगे कि ये जो कनेक्टिविटी है रीजनल, दैट इज़ वेयर द मैजिक इज़. वेल, थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, हमारे साथ मौजूद रहे. काफी डिटेल एनालिसिस. आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमी, टेक्सोनॉमी जो कि एक स्टार्ट होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ईवी कार्स के हवाले से जो रेवोल्यूशन आने जा रहा है. वेल, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त.